गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अनुसंधान प्रक्रिया और उसके क्रमबद्ध सोपान। किसी इंट्रोडक्शन है कि यानी कि रिसर्च प्रोसेस एंड देयर स्टेप्स। तो किसी भी क्षेत्र या विषय को अनुसंधान करने के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है ताकि किए जाने वाले रिसर्च का वैलिड पूर्व कर्म के आगे बढ़ती है डायनेमिक एवं जनोपयोगी यूजफुल फॉर द पब्लिक बनाए जा सकते हैं। उस निर्धारण प्रोटोकॉल में कुछ निर्धारित क्रमबद्ध सोपान होते हैं जो कि निम्नलिखित है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च: सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, डिफाइन प्रॉब्लम एंड स्टेटमेंट्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल एंड मेथड्स, ऑब्जर्वेशन रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, ethical aspects related to the human and to the animal experiment, IEC institutional ethic committee and AEC animal ethic committee। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान का सबसे प्रथम एवं सार्वधायिक महत्वपूर्ण सोपान है। इसका तात्पर्य है कि जिस समस्या या प्रश्न का आप समाधान करना चाहते हैं वह जिस विशेष पर आपके द्वारा अनुसंधान किया जाता है उस विशेष प्रश्न समस्या का चयन करें। रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसके सर्वाधिक उत्तम समाधान अनुसंधानकर्ता द्वारा के उस अनुसंधान खोजा जा सके। रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते समय दो आधारभूत बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्या क्या कि आपके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान से पूर्व ज्ञानकोश में कुछ नया जुड़ सके। आपके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान का प्रयोग उद्देश्य जनोपयोगी होना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते समय निम्न कथनों को छोड़ना चाहिए: कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, टू नैरो या फिर टू वास्ट और ब्रॉड, डिफाइन प्रॉब्लम, रिसर्च एंड प्रॉब्लम्स एंड स्टेटमेंट। जिस रिसर्च प्रॉब्लम का अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन किया गया है उसका सीधा शब्दों में कथन करना अत्यंत आवश्यक होता है जिससे कि वह जन सामान्य की समझ आ सके। द्वितीय स्टेप अर्थात रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने में कि निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: जिस विशेष विषय का अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन किया गया है उसको डिफाइन करने के लिए उस विषय के संबोधित साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस प्रकार जिस विषय का अनुसंधानकर्ता ने चयन किया है उसे विषय का संबंधित किसी भी प्रकार की शंका अनुसंधानकर्ता का मन में नहीं होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अनुसंधान के संपूर्ण उद्देश्य को ना बता सके हो तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो देश की अच्छाई रूपरेखा बना सके। रिव्यू ऑफ लिटरेचर: किसी भी अनुसंधान को प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधानों का अध्ययन करना चाहिए जिससे यह पता लग सके कि उस विषय पर क्या चर्चा कार्य हो सकता है। यह एक उस अब हुए अनुसंधानों का अध्ययन करना चाहिए जिससे पता लगे उस विषय पर कार्य हो चुका है एवं कार्य किया जा और क्या काम किया जाना चाहिए। लिटरली रिव्यू में अनुसंधानकर्ता का समय पर प्रकाशित होने वाले जर्नल, पेपर, रिसर्च आर्टिकल, मैन्युस्क्रिप्ट के अध्ययन करने वाला रहना चाहिए। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम सेलेक्शन एवं उस प्रॉब्लम की लिटरेसी रिव्यू के पश्चात उस प्रॉब्लम के समाधान सहित अपने रिसर्च के टॉपिक जिसकी सत्यता सिद्ध करनी है उसी कथन के रूप में लिखना ही हाइपोथेसिस कहलाता है। अर्थात एक परिकल्पना एवं अनुसंधान के लिए एवं प्रस्तावित विवरण एवं अनुवैज्ञानिक परिकल्पनाओं के लिए एक वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता होती है जिससे सिद्ध कर सके। हाइपोथेसिस को अनुसंधानकर्ता द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन का आधार माना गया। हाइपोथेसिस उसे कहा जाता है जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एग्जाम्पल: आयरन लोह तत्व आयम रूट के द्वारा जो किया जाने वाला ओरल रूट के तुलना में कम प्रभावशाली होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस: हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता द्वारा ली गई समस्या का उचित उत्तर एडिक्वेट आंसर होना चाहिए। हाइपोथेसिस तार्किक एवं सरल होना चाहिए। परिकल्पना निश्चित रूप से परिवर्तन योग्य होनी चाहिए। हाइपोथेसिस की भाषा ऐसी ना हो जो स्वयं ही परिणाम के प्रति कठोर हो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव: एम्स यानी कि कोई उद्देश्य जो होता है अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत
एक मजबूत या प्रभावशाली अनुसंधान प्रस्ताव वह कहलाता है जिसमें एम्स की संख्या 2 या 3 होती है। प्रत्येक एम को प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव एक से अधिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ये वे उद्देश्य होते हैं जो मूल उद्देश्य के साथ साथ प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे ज्वर में टीबी के त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रभाव यह मूल उद्देश्य है। जो ज्वर महिला या पुरुष किनको ज़्यादा है आदि आदि। ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अत्यंत संक्षिप्त एवं सारभारित होते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अनुसंधान प्रस्ताव में रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें पहला है कि ये दोनों ही संक्षिप्त एवं सारभारित होते हैं। इसमें प्रत्येक उद्देश्य के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव को उल्लेखित करते समय बताना चाहिए कि वे किस एम्स को पूरा करेगा। अनुसंधान के लिए निर्धारित समय के लिए पूर्ण किया जा सकने वाला उद्देश्य अनुसंधानकर्ता द्वारा चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसंधान के दौरान नैतिकता, मानव अधिकारों या पर्यावरण इत्यादि से संबंधित आने वाली समस्या को समाधान का उल्लेख भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत किया जाना चाहिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अत्यंत विस्तृत एवं स्पष्ट ना हो। इसके बाद है एम्स ऑब्जेक्टिव की तुलना में स्पष्ट होते हैं। एम्स बहुत अधिक आशावादी होता है और लिखा जा सकता है। एम को लिखते समय अर्थात उसकी सूची बनाते समय उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। अपने इन समय ऑब्जेक्टिव की पुनः जांच करते देखते कि वे वास्तव में हमारे अनुसंधान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम है या नहीं। उसके बाद है आपका क्या ऑब्जेक्टिव ऐसे चयनित किए जाने चाहिए कि एम्स को पूर्ण कर सके। यदि ऑब्जेक्टिव व एम सामंजस्य नहीं होगा तो पुनः इस पर विचार करते हैं। मटेरियल और मेथड। सबसे पहले मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी अनुसंधान प्रस्ताव का वह भाग होता है जो अवश्य ये बताता है कि अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति किन योजनाओं के तहत की जाएगी। नेक्स्ट है उसका मेथड। उन तकनीकों का प्रक्रिया को कहते हैं जिनको द्वारा आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल, जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विडंग दिलोहा एंड उदावर्त द मैनेजमेंट ऑफ स्थौल्य। मटेरियल है उपरोक्त अनुसंधान में जितने भी रोगी शामिल किए जाते हैं वे समस्त रिसर्च के मटेरियल कहलाएंगे। ग्रुप ए 20 पेशेंट्स विडंग आदि लोह और ग्रुप 2 20 पेशेंट उदावर्त। मेथड है अर्थात कार्य विद्या जिस विधि से अनुसंधान में शामिल रोगियों का एवं उनके प्रयुक्त औषधियों का अध्ययन किया जाएगा वह मेथड्स कहलाते हैं। अनुसंधान में रोगी को शामिल करने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किए जाते हैं, फिर उन क्राइटेरिया को पूर्ण करने वाले रोगियों को अनुसंधान में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया अर्थात ऐसे मानक जिनके आधार पर रोगी को अनुसंधान से बाहर किया जाएगा वे निर्धारित किए जाते हैं। रोगियों को अनुसंधान में शामिल करने वाले, बाहर करने वाले सर्वे, इंटरव्यू, ओपीडी, आईपीडी, कैंप्स इत्यादि का सहारा लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन क्राइटेरिया जैसे रोल ऑफ रोहितकारिष्ट इन बीपीएच के अनुसंधान प्रस्ताव। एज ग्रुप 40 वर्ष से अधिक से पुरुष रोगी को शामिल किया जाएगा। जिनका IPSS 10 से ज़्यादा हो उसे शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया भले ही वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को पूरा करता हो परंतु कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, DM, HIV इनके अनुसंधान अध्ययन को शामिल नहीं किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। अवलोकन ऑब्जर्वेशन कहलाता है स्थौल्य के अध्ययन के अनुसंधान करता अपने औषधि के परीक्षण से पूर्व एवं पश्चात रोगी के वजन को, BP को, बॉडी फैट को, कोलेस्ट्रॉल की जांच करके तुलना करते हैं। ठीक है। अगर औषधि प्रयोग की गई होगी तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में कम हो जाएगा, उसका रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन जो कि अनुसंधान प्रारंभ किया गया उसके पूर्व या पश्चात किया गया था उससे जो डाटा प्राप्त होता है उसे अनुसंख्यात्मक विश्लेषण करने के पश्चात यह पता चलता है कि किया गया औषधि परीक्षण सकारात्मक था या नकारात्मक। रिजल्ट परिणाम कहते हैं, परिणाम को सिग्निफिकेंट वैल्यू से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के निष्कर्ष निकालना ही अनुसंधान को उचित प्रकार के संपन्न कराने
पर उपरोक्त स्टेप्स का अनुसरण आवश्यक रूप से किया जाता है। इन स्टेप्स को पूर्ण करने हेतु अत्यंत धैर्य एवं समय की आवश्यकता होती है। यदि कोई अनुसंधान इन क्रमों का अनुसरण न करते हुए जल्दीबाजी में किया जाता है तो उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के अवसर कम मिलते हैं। रिसर्च डिजाइन, यह अनुसंधानकर्ता द्वारा क्या किया जाता है ऐसे एवं कैसे किया जाना है उसकी रूपरेखा होती है। इसको रिसर्च प्रोटोकॉल या प्लान ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है। अनुसंधान के अंतर्गत या सोपान संपूर्ण रिसर्च वर्क की आत्मा है। रिसर्च डिज़ाइन के कई प्रकार हो सकते हैं जिनका विस्तार पूर्वक हम पहले ही चतुर्थ अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन: ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेंशनल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। व्हाट इज सैंपल डिजाइन? जब कोई रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो उसे भूभाग की समस्त जनसंख्या को अपनी रिसर्च में शामिल किया जा सकता है। जैसे यदि कोई अनुसंधानकर्ता भारत के समस्त छात्रों का हेल्थ स्टेटस की स्टडी करना चाहता हो तो लगभग असंभव है कि एक एक छात्र की हेल्थ एग्जामिनेशन किया जा सके। ठीक है। तो क्या करता है, यदि ऐसा करने का प्रयास भी किया जाए तो ये बहुत अधिक श्रम साध्य दीर्घकालिक होता है। तो क्या इसी समस्या से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करने पर सैंपलिंग का सहारा लेते हैं। सैंपल बहुत बड़ी जनसंख्या का होता है जो उस वर्ग से संबंधित जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। गेहूं की बोरी को लिया गया नमूना संपूर्ण बोरी के गेहूं की गुणवत्ता को इंगित कर देता है। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग क्या क्या होते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एंड प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक में क्या है? एक्सीडेंटल, जजमेंट, क्वाटा, कन्वीनियंस, सिक्वेंशियल। प्रोबेबिलिटी में क्या है? सिंपल, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, रैंडम, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज एंड क्लस्टर। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए डाटा कलेक्शन के अत्यंत क्रिटिकल स्टेप्स माना जाता है। प्रत्येक अनुसंधान के अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए डाटा कलेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बीपीएच पर रोहिताकारिष्ट का प्रभाव देखने के लिए आईपीएसएस स्कोर से संबंधित प्रश्नों के आधार पर उपचार के पूर्व एक उपचार के पश्चात स्कोर का डाटा कलेक्ट करना चाहिए। जब स्टडी में सम्मिलित समस्त सैम्पलिंग का डाटा कलेक्ट किया जाता है तो रिसर्च अपने फाइनल स्टेप पर अर्थात डाटा एनालिसिस तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। एनालिसिस ऑफ डाटा: अनुसंधानकर्ता कार्य योजना के अनुसार डाटा एनालिसिस करता है, अर्थात डाटा एनालिसिस कई चीज़ों पर निर्भर करता है जैसे सैंपल साइज, टाइप ऑफ स्टडी, सैंपल डिज़ाइन एक्सेट्रा। डाटा एनालिसिस के पश्चात रिजल्ट को एक समराइज फॉर्म के अंकित किया जाता है। ओबेसिटी की स्टडी के दौरान विभिन्न मानकों में जैसे वेट, फैट लेवल, कोलेस्ट्रॉल, उम्र, खान पान, इनका हार्मोन लेवल, इनका चिकित्सा पूर्व एवं चिकित्सा पश्चात के आंकड़ों की तुलनात्मक अध्ययन करके परिणाम निकालना ही डाटा एनालिसिस कहलाता है। डाटा एनालिसिस के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एवं इंटरफेशियल एनालिसिस को शामिल किया गया है। वर्तमान में डाटा एनालिसिस सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर जैसे एसपीएसएस, पीएसएस, सास या एक्सेल द्वारा किया जाता है। एथिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन: अनुसंधान के कार्य को मनुष्य को सम्मिलित करने के लिए WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन हेलिंस्की के कथन को एथिकल प्रिंसिपल के रूप में सम्मिलित कर चुकी है। नेक्स्ट है आपका एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन। क्या है कि किसी भी अनुसंधानकर्ता को मनुष्य को अपने अनुसंधान का क्षेत्र बनाने से पूर्व निम्न बिंदुओं का विचार कर लेना चाहिए। अनुसंधानकर्ता का प्रथम द्वितीय दायित्व जन सामान्य के स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बढ़ा देना एवं उनकी सुरक्षा होना होता है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को निम्न कथन के प्रति प्रतिबद्ध करता है। द हेल्थ ऑफ अ पेशेंट विल बी माई फर्स्ट कंसिडरेशन। ये है मनुष्यों के स्वास्थ्य एवं अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुसंधानकर्ता को मनुष्य पर अनुसंधान करने से पूर्व से संबंधित नैतिक, कानून व नियात्मक जानकारियों के प्रति सचेत करती है। अनुसंधान के दौरान यदि अनुसंधान से वातावरण एवं मनुष्य जाति के किसी भी प्रकार का नुकसान यदि हो जाता है तो उसे वैज्ञानिक चेतावनी के रूप में अनुसंधानकर्ता द्वारा इंगित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा रिसर्च प्रोटोकॉल में निम्न सीमित IEC की मान्यता को इंगित करना आवश्यक है। अनुसंधान वैज्ञानिक रूप से योग्यता प्राप्त साइंटिफिकली क्वालिफाइड व्यक्ति द्वारा नैतिक समिति
द्वारा मान व्यक्ति के दिशा निर्देश में ही संपन्न होना चाहिए। अनुसंधान में शामिल किए मनुष्यों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जिम्मेदारियां अनुसंधानकर्ता की होनी चाहिए। ये भी नैतिक समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। नैतिक समिति द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान में सम्मिलित मनुष्यों के अनुसंधान में से संबंधित समस्त नैदानिक जांचें कराई जाएंगी। इसे इमरजेंसी कंडीशन में अनुसंधान से परे जाकर उनका उपचार करवाया जाता है। अनुसंधानकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी भी आईईसी के द्वारा सुनिश्चित कराई जाती है कि वह रोगी को पर्सनल जानकारी सर्वाधिक ना करे। अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अनुसंधान में शामिल करने से पूर्व इन्फॉर्म्ड कंसेंट अवश्य भर लेना चाहिए। एस्पेक्ट रिलेटेड टू एनिमल्स। किसी भी चिकित्सकीय पद्धति के मनुष्यों को प्रयुक्त किए जाने से पूर्व उनको जानवरों पर या किसी पृथक उत्तक पर प्रयुक्त करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सके। जानवर पर होने वाले अनुसंधान की सुपरविजन एवं कंट्रोल हेतु सरकार द्वारा सन 1963 एवं समिति बनाई गई है। एनिमल एथिक कमेटी इसी का एवं परिवर्तित रूप है। ये समिति जानवरों पर होने वाले अनुसंधान के दौरान नैतिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, जो कि निम्नलिखित है। जानवरों के स्वास्थ्य एवं उनकी साफ सफाई का उचित ढंग से ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि उपरोक्त दोनों का प्रभाव अनुसंधान पर होता है। किसी भी जानवर पर अनुसंधान संपादित किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि किए जाने वाले अनुसंधान वास्तव में उपयोगी एवं उस अनुसंधान के सफल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अनुसंधान के लिए जिन जानवरों का प्रयोग किया जाता है वे उपयुक्त गुणवत्ता एवं जाति के होने के अनुसंधान के लिए उद्देश्य को पूरा कर सके। अनुसंधान में सम्मिलित जानवरों के प्रति अनुसंधानकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों के व्यवहार दयालुता वाला होना चाहिए एवं उनके द्वारा जानवरों की उचित ढंग से देखरेख की जानी चाहिए। अनुसंधानकर्ता को ये समझ लेना चाहिए कि वे सभी प्रयोग जो कि मनुष्यों के वेदना युक्त हो सकते हैं वे अन्य सभी पृष्ठीय जानवर यानी कि वर्टिब्रल स्पीशीज के लिए भी वेदनायुक्त होंगे। अनुसंधान के दौरान प्रोसीजर जिसने जानवर बहुत ज़्यादा दर्द और परेशानी हो की सहायता लेकर उपयुक्त एनाल्जेसिक एनेस्थेटिक औषधियाँ या उपकरण के माध्यम से संपादित किए जाने वाले सामान्यतः अनुसंधान में सम्मिलित किए जाने वाले जानवरों को देख रेख पशु चिकित्सक या पशु विशेषज्ञ व्यक्ति के दिशा निर्देश में की जानी चाहिए। अनावश्यक रूप से जानवरों पर किए जाने वाले प्रयोगों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। जानवरों पर किए जाने वाले प्रयोग के अतिरिक्त परंखनली में संवर्धित उत्तकों पर भी प्रयोग किया जाता है। जिस स्थिति में इन विट्रो स्टडी से कम चल रहा हो वहाँ इन विट्रो स्टडी से बचना चाहिए, जिससे इन वीवो स्टडी से बचना चाहिए जिससे कि जानवरों को नुकसान ना हो। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रमाण्स एज रिसर्च टूल, जो हम इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अनुसंधान के साधन यानी कि प्रमाण की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।